एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज आपका जीएस जो है वो समाप्त हो रहा है। शाम तक आपको साइंस का जो 10 प्रश्न जो 5 प्रश्न आपका आना है उसका पूरा वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपका समग्र अध्ययन उसमें करीब करीब 30 से 40 प्रश्न होंगे, वो आपको देखना है। और आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ से बाहर नहीं जाना है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए, जो आज का प्रश्न है आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो आपको ध्यान में रखना है, भगवत गीता को महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 में चंदावर का युद्ध जो हुआ था उसमें पराजित किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपको ध्यान में रखना है, जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। ये आप सभी को पता है, अगर जिला पूछ ले तो पूरी जिला में है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको ध्यान में रखना है, सम्राट हर्ष के शासनकाल में कौन हेनसांग भारत आया था। इसके भारत यात्रा की पूरी कथा उसके द्वारा लिखी किताब सीयूकी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत का नेपोलियन जो है, एक मिनट कहाँ गया, ये आ गया। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो विसेंट स्मिथ ने। किसने? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप सभी को पता है कि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है कि सत्य पर विजय होगी, सत्य पर हमेशा जीत होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका है ये कह रहा है, सूची का मिलान कीजिए। कुछ आपकी नदियां जो वैदिक काल में नदियों के नाम थे वो दे दिए गए हैं और वर्तमान में जो उनके नाम है वो दे दिए गए। तो आपको बताना है जो वैदिक काल में नाम था वो वर्तमान में क्या है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो बोल रहा है कुंभा, तो कुंभा को काबुल कहा जाता है, वर्तमान में काबुल कहा जाता है। वैदिक काल में इसे क्या कहा जाता था? कुंभा कहा जाता था। दूसरा है परुषणी, परुषणी को क्या कहा जाता है? राबी। परुषणी नदी को हम लोग राबी कहते हैं, ठीक है। इस वर्तमान समय में परुषणी नदी को राबी कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला वो बोल रहा है सदा नीरा। तो आपको ध्यान में रखना है, सदा नीरा जो है ये गंडक नदी को कहा जाता था। और जो आपका डी नंबर है ये बोल रहा है सुतुद्री। तो सुतुद्री आपको ध्यान में रखना है सतलज नदी को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपको ट्रिक बताए थे ना कि पहला और आखिरी देख लो, तो इसमें देखो 2 और 4 दिया है, चौथे डी का चौथा नंबर और पहले का दूसरा नंबर। बस आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र को क्या कहा था? देश नायक कहा था। अगर आपसे पूछ ले कि देशभक्तों का देशभक्त किसे, सुभाष चंद्र को किसने कहा था? तो वो कहा था, किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था, देशभक्तों का देशभक्त। लेकिन फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक, ठीक है। अगला फिर बोल रहा है कि सुमेल कीजिए। इसमें आपके कुछ नाम दिए हैं और उनसे संबंधित कुछ आंदोलन दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो क्या कहते हैं, महात्मा गांधी थे, इन्होंने दांडी मार्च किया था। ये आपका सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला आपसे बोल रहा है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ने क्या? लाल कुर्ती अभियान चलाया था। और वल्लभ भाई पटेल ने क्या? बारदोली सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इसका ऑप्शन नंबर आपसे अगर कहे तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला आपको फिर बोल रहा है कि फिर मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ प्रस्ताव दिए हैं, अधिनियम दिए हैं और योजनाएं दी हैं और उसके वर्ष, उनके वर्ष दिए हैं। तो आपको बताना है कौन सा अधिनियम, कौन सा प्रस्ताव, कौन सी योजना किस वर्ष आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो पहला ही मिल गया, पहला पहले से मिल गया। अगला बोल रहा है क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, ये वाला मिल गया। अगला बोल रहा है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया था। बचा कौन सा? बेबल योजना, तो बेबल योजना 1945 हो जाएगा। मतलब ए का पहला और डी का तीसरा, ए का पहला और डी का तीसरा किस में दिया? तो देखो डी का तीसरा केवल इस वाले में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है सदाबहार किस्म के वन जो हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे आप ले सकते हैं रबड़ का पेड़ और फिर ले सकते हैं आप बांस। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिमालयी पर्वत श्रृंखला का किसका उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे क्या नाम ध्यान रखना है कि जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत को ही मोरदार पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भारत में स्थित है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है पीर पंजाल जो है ये भारत में स्थित है, सुलेमान आपकी पाकिस्तान में है और अराकाम योमा ये जो है आपका म्यांमार में पड़ता है और साल्ट रेंज भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर में प्यारे दोस्तों सही होगा पीर पंजाल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल की सीमा से क्या करते हैं? साझा करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं। तो निम्नलिखित की जोड़ी बनाते हैं। चलिए, अच्छा कुछ नाम दिए हैं और कुछ नदी के नाम दिए हैं, कुछ शहर के नाम दिए हैं, कुछ नदी के नाम दिए हैं। तो आपको मिलाना है कौन सी नदी कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अपने भारत की पहले देख लेते हैं। तो जबलपुर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। उसके बाद अगर बात करें पेरिस में, तो पेरिस में आपकी कौन सी? सीन नदी बहती है। लंदन में, तो लंदन में टेम्स नदी और लाहौर में रावी नदी। ये आपके मेल हो गए, पहले का दूसरा और चौथे का पहला, पहले का दूसरा और चौथे का पहला। तो ये देखिए आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत खटाखट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लो। चलो अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है NABARD किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब ये NABARD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो NABARD का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो किस में दिया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नहीं, फाइनेंस नहीं है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी नहीं है, नेशनल एकेडमी ऑफ ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब 3 गलत है तो चौथा तो भाई सही होना ही होना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सेज का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सेज का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सेज का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देखो कहाँ पे दिया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये वाला दिया है आपका ऑप्शन। ठीक है, आपको हिंदी भी याद रखना हो सकता है इंग्लिश ना दे, लेकिन पेपर 2 ले। अब आप कहोगे सर पेपर 2 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में भी हिंदी में, तो ये आपके लिए बढ़िया है। तो हिंदी में क्या कहा जाएगा? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इंग्लिश में कहा जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी नहीं है? आरबीआई। कौन सी? आरबीआई। ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है, प्राइवेटीकरण, इंग्लिश में सही शायद प्राइवेटिजेशन ऐसे कुछ कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, निजीकरण, ठीक है, इसे प्राइवेट कहते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 22वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कौन से 22वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को पारित किया गया। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, वो भी उच्च न्यायालय के परामर्श पर। और अनुच्छेद की बात करें तो 233A के तहत जिला न्यायालयों की क्या कहते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसके सलाह पर? तो उच्च न्यायालय के परामर्श पर या सलाह पर, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। तो अगर बिना बताए कोई भी सदस्य 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक बाहर रहता है, अनुपस्थित रहता है लगातार, तो उसको अनुच्छेद 101 के 4 के तहत क्या कर दिया जाता है? उसको, उसका जो पद है उसको रिक्त मान लिया जाता है, ठीक है, उसके पद को रिक्त मान लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कर दिया गया? इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत या ए के तहत, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने जो योग्य बात है वो आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का गठन करके उसमें क्या कर दिया गया? पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई। और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भाग 9 का A1 बनाया गया, उसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया था। कब? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के बाद, 4 फरवरी 1922 के बाद। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किसका? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला हुआ था 31 जुलाई 1658 में और दूसरा हुआ था 15 जून 1659 में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बोरोबदूर स्फूर्त कहाँ स्थित है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पे? तो ये इंडोनेशिया में जावा द्वीप पे स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिपिटक थे, 3 पिटक, मतलब पहला पिटक विनय पिटक, दूसरा पिटक सुत्त पिटक, तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुराणों की संख्या है कितना? छोटा सा प्रश्न पूछ लिया। पुराणों की संख्या 18 है। और अगर बात की जाए कि इनकी रचना किसने की थी, तो इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो अध्यक्षता की थी वो की थी भूला भाई देसाई ने। किसने? भूला भाई देसाई ने इनकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न फिर वही बोल रहा है कि इनका मिलान कीजिए। हड़प्पीय स्थल कुछ दिए गए हैं और उसके बाद स्थान के नाम दिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। उसके बाद दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। बोलते रहिए कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे बात करें कि तो उत्तर कौन सा सही होगा, तो आपको देखना है कि ए का 3 किसमें दिया है। ये देखो सी नंबर में केवल इसी में ही दिया है, ए का 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को मुंबई में या बम्बई में, उस समय के बम्बई में क्या कर दिया गया था? इनको बंदी बना लिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो शासक थे केकय के शासक थे। कहाँ के? केकय के शासक थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो आपको ध्यान में रखना है सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में है। कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। और अगर बात करें इसको पहले क्या कहा जाता था? तो पहले इसको जावा ट्रेंच भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कौन? चिली जो है ये मुख्य तांबा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? मतलब आपके 3 दर्रे गलत दिए हैं, चाहे एक इसमें से सही है। बात करते हैं पहला बोल रहा है बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में, ये आपका गलत हो गया। ये हिमाचल नहीं अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा आप सभी को पता है कि सिक्किम में पड़ता है, तो इसका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल गलत हो गया। लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल सही आंसर। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो गया। और रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका जो बोल रहा है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती हैं? तो रबी की फसल में आपको सभी को पता है गेहूं, सरसों, चना जो है यही तीनों एक साथ उगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे मिलान कीजिए। फिर दे दिया, कुछ पत्तन दे दिए, उसके बाद क्या दे दिए? राज्य के नाम दे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं। बात करें अगर भटकल, तो भटकल कहाँ? कर्नाटक। भटकल का संबंध कर्नाटक से। एलेप्पी का संबंध केरल से। किससे? केरल से। उसके बाद फिर काकीनाडा का संबंध आंध्र प्रदेश से। और तूतीकोरिन का संबंध तमिलनाडु से है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पहले का तीसरा और चौथे का दूसरा, देखो कहाँ पे दिया है, पहले का तीसरा, चौथे का दूसरा। ये आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों सी सही हो गया, ठीक है। इस तरह से देख के आपको लगा देना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो वर्गीज कुरियन का संबंध आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, श्वेत क्रांति से है। किससे है? श्वेत क्रांति से है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है? तो सरकारी प्रायोजित संगठन जो है कौन सा बोल रहा है? राष्ट्रीय आवास बैंक, SIDBI, ICICI, यही आपका नहीं है। ICIC, ये ICICI ये आपका सरकारी प्रयोजन नहीं, ये प्राइवेट है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
हाँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हमको दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब कोई भी शब्द हो मतलब खुद ऐसी मतलब अंदर से ही वैसे थोड़ी कमी की प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहले बार शुरू किए गए थे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किसके समय में, तो पीबी नरसिम्हा राव के सरकार के अंतर्गत शुरू किया गया था। किसके? पीबी नरसिम्हा राव सरकार, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पशुपालन के साथ खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, क्योंकि एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, आपस में एक दूसरे सहयोगी हैं। जैसे मान लो जो खाद होती है, गोबर निकला गाय से, खेत में पड़ता है, ठीक है, और जो गाय खाना खाती है, मतलब उनके लिए जो भूसा है या फिर कुछ हरा चारा है, ये खेत से निकलता है। तो एक दूसरे के लिए क्या है? सहयोगी हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो वर्तमान लेखा अवधि है वो है जुलाई से जून। क्या है? जुलाई से जून। तो अगर आप कहोगे सर जुलाई से जून अगर वर्तमान है तो पहले क्या थी, तो 1940 से पहले जो है वो थी जनवरी से दिसंबर। क्या थी? जनवरी से दिसंबर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो आप सभी को पता है अभी जो एक अलग हुआ है, क्या? लद्दाख, जम्मू कश्मीर से जो लद्दाख अलग हुआ है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा बात करें तो सबसे छोटा जो है वो है आपका लक्षद्वीप। अगर बात करें निर्वाचन संख्या के अनुसार, तो निर्वाचन संख्या के अनुसार सबसे बड़ा जो है वो है मालकाजगिरी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है शायद, हाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मालकाजगिरी कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना, ये निर्वाचन के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उच्चतम न्यायालय में पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो बात करें अगर कि किसके ऊपर लगा था, तो आपको ध्यान में रखना जस्टिस रामास्वामी के ऊपर क्या कर दिया गया था? महाभियोग लगाया गया था। ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? पहले न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की गई या लगाई गई। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लोकसभा, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। तो पहले जो थी वो 552 थी, ठीक है, पहले जो थी वो 552 थी 2019 के पहले। अब अगर बात करें तो 550 हैं। कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए 550 सीटें हैं। पहले जो थी तो 530 राज्य से आती थी, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन रखते थे। लेकिन अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अब केवल कितने? अधिकतम सीटें 550 हैं। और अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 530 जो हैं ये राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं और 13 जो है वो केंद्र शासित से वो निर्वाचित किए जाते हैं। टोटल 543 है। अधिकतम की बात करें तो 550 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। कौन से? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार प्रेक्षा। कितने हैं? 5 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए है किस समिति या फिर आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की। तो आपको ध्यान में रखना है समिति कौन सी थी, तो सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति थी। इसका गठन 1983 में किया गया था। इसने केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की थी। उसके बाद इसका कार्य है कि कुछ सुझाव भी दे, ठीक है। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो पहले की तरह वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके कोई दोस्त, कोई मित्र या कोई सहभागी, कोई बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन जिसने UP-SSC PET का फॉर्म डाल रखा है, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाओ, उनसे भी बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो शाम तक इंतज़ार कीजिएगा, शाम तक आपके लिए आ जाएगा साइंस का
वीडियो जिसमें पूरा साइंस आपको बता दिया जाएगा। अब शायद साइंस का वहाँ से बाहर नहीं जाना, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते और 5 में से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे उसी में से। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।